दरअसल आरबीआई के अगस्त बैठक के मिनट्स ने ब्याज दरों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। एमपीसी मेंबर्स ने महंगाई बढ़ने पर आगे रेपो रेट बढ़ाने के संकेत भी दिए हैं। डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता के मुताबिक FY27 के तीसरे क्वार्टर में यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रिटेल इन्फ्लेशन 5.9% तक पहुंच सकती है और ऐसे में रेपो रेट बढ़ाने का मामला भी बन सकता है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने फूड, फ्यूल और अन्य लागत बढ़ने के रिस्क पर सतर्क रहने की भी बात कही। वहीं एमपीसी सदस्य इंद्रनील भट्टाचार्य ने अगले 9 महीनों में औसत महंगाई 5.6% रहने का अनुमान जताया है। तो प्रवीण सर, क्या लग रहा है कि अब जो हम रेट कट का एक दौर देख रहे थे वो खत्म हो गया है, अब बारी आ गई है रेट हाइक की, रेपो रेट बढ़ाने की, और इससे ईएमआई वगैरह जितनी भी लोगों की चल रही है इस पर भी बड़ा असर हो सकता है? देखिए सिमरनजीत, इसमें पूरी परिस्थिति को समझने की ज़रूरत है जी कि आखिर होने क्या वाला है या क्या हो सकता है। और आरबीआई ने जब अभी 8वीं दफ़े भी जब जो स्टेटस को रखा अपने रेट्स को लेकर किसी तरह का बदलाव नहीं किया, ये 8th मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक थी, तो उसके पीछे कुछ वजहें थी। और अब जब उसके अगस्त की जो मीटिंग है उसके जब मिनट्स आए हैं तो वो कुछ एक अलग तस्वीर को दिखाते हैं। आरबीआई के जो मॉनेटरी जो रेट सेटिंग कमेटी है उसकी इंचार्ज पूनम गुप्ता है, जो डिप्टी गवर्नर हैं, उनका आपने बयान बताया कि साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें आगे चलकर रेट हाइक हो सकता है। इसके अलावा आपके खुद जो आरबीआई गवर्नर हैं उनका भी यही कहना है कि साहब जो एमपीसी के जो मेंबर हैं उनको इस बात को पर नज़र रखनी होगी कि जो रिस्क पैदा हो रहे हैं उन वो रिस्क क्या इस बात के लिए प्रॉम्प्ट करेंगे कि यहाँ आगे जाकर मॉनेटरी जो पॉलिसी में टाइटनिंग की जाए या रेट्स को बढ़ाया जाए। और इसी तरह से एक और मेंबर जो स्वागत भट्टाचार्य हैं, उन्होंने भी इसी तरह की राय को जाहिर किया है। तो मोटे तौर पर या एक क्यूमुलेटिव अगर आप व्यू को देखेंगे तो वो ये बताता है कि आने वाले वक्त में या इस साल की जो मौजूदा फिस्कल ईयर है, इसके जो बाकी की जो मॉनेटरी पॉलिसीज होंगी, एक अक्टूबर में होगी, फिर दिसंबर में होगी और उसके बाद फरवरी में होगी, इनमें क्या रेट को बढ़ाने का एक फैसला हो सकता है। अब इसके पीछे मोटे तौर पर फैक्टर क्या हो सकते हैं जी? बड़े फैक्टर में आप देखिए, एक तो हेडलाइन इन्फ्लेशन, या जिसको अगर आप देखें तो सीपीआई इन्फ्लेशन के तौर पर जानते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि साहब इस साल जो है वो 3.93%, खुद आरबीआई गवर्नर ने बोला कि 3.93% के एवरेज पे पहुंच गया है, जो पिछले साल 2% के एवरेज पे थी हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो एक बड़ा यहाँ पे ट्रिगर आ गया, जो 2 से जो 4% का एक एवरेज जो मानकर चलते हैं, उस जो एक आरबीआई का कंफर्ट जोन है उसके बियॉन्ड महंगाई जाती हुई दिखाई दे रही है। इस साल की तीसरी क्वार्टर में 5.9 के पीक पर पहुंचने की बात है, जो आरबीआई ने जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया था उसमें इस बात को साफ तौर पर जाहिर किया था। तो पिछले साल तक आरबीआई का जो फोकस था कि ग्रोथ को देखते हुए रेट्स को कम रखा जाए और महंगाई कम थी, वहां आरबीआई को राहत मिली। लेकिन अब महंगाई के साथ एक बड़ी चीज आ रही है, एक्सटर्नल फैक्टर या इंपोर्टेड महंगाई, जो क्रूड के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल, क्रूड अभी अगर आप देखेंगे तो आज ही $92 पर बैरल पर पहुंच गया, ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करें तो। मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हालात हैं, रूस यूक्रेन की जंग के जिस तरह के हालात हैं, और लेबनान पर अभी हाल में अगर आप इजराइल के हमलों को देखेंगे तो स्थितियां फिर से, या अमेरिका ने अभी बिल्कुल हाल में जो ट्रंप ने कल जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि हम ईरान पर सबसे सख्त जो है वो आर्थिक सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो सप्लाई हॉर्मुज से आ रही थी वहां से अभी भी मुश्किलें बनी रहेंगी। भारत में रसोई गैस सिलेंडर की दिक्कत अभी भी मौजूद है। अगर आप जिन लोगों के पास कनेक्शन नहीं है उनसे अगर आप बात करेंगे तो पता चलेगा कि आज भी उनको मुश्किलें पेश आ रही हैं। तो एक बड़ी दिक्कत यह है कि जब आपका क्रूड आना मुश्किल है या सप्लाई कम है, उसका असर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस से फिर आप ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पड़ती है, और उसके साथ फिर आप चाहे
आप वेजिटेबल्स को देख लीजिए, फल सब्जियों को देख लीजिए, चाहे आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को देख लीजिए, और फिर चाहे आप इस चीज को देख लीजिए कि इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरर्स अपनी कॉस्ट बढ़ाएंगे। तो यहां से आपकी महंगाई के और बढ़ने की आशंका पैदा होती है। और तीसरी और ज्यादा बड़ी चीज जो है वो इस वक्त जो भारत के सामने है वो है मॉनसून का अनइवन होना। बिल्कुल। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो अभी भी जो बारिश है वो 17-18 अगस्त तक के जो आईएमडी के आंकड़े वो ये बताते हैं कि 13% बिलो नॉर्मल मॉनसून है अभी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट और कर्नाटक, इनके कई इलाकों में अभी भी बारिश जो है वो कम हुई है। इसके साथ अगर आप बुआई के रकबे को देख लेंगे तो लगभग 18 लाख हेक्टेयर बुआई कम हुई है पिछले साल के मुकाबले। तो जब और इसमें खासतौर पर क्या शामिल है, मक्का हो गया, धान हो गया, अरहर हो गए, इनकी फसलों की बुआई यहाँ पर कम हुई है। हालांकि ऑयल सीड्स की जो बुआई है उसमें थोड़ी राहत यहाँ पर है। तो जब आपका अल नीनो और बुआई का रकबा और मानसून, अब 30 सितंबर तक भारत में मानसून, साउथ वेस्ट मानसून का पीरियड माना जाता है, तो 30 सितंबर के बाद आप समझिए कि मानसून का फेज चला जाता है। और ये पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है इसमें ही एक तो खरीफ की फसल की पैदावार का आंकड़ा तय होता है। दूसरी चीज, जो बारिश होती है वही रबी की फसल के लिए मॉइस्चर सॉइल को देती है। तो आपकी रबी की फसलों की भी बुआई और उनके प्रोडक्शन की स्थितियां पैदा होती हैं। तो ये कुछ ऐसी टफ चीजें हैं जो आरबीआई को आने वाले वक्त में ये फैसला लेने के लिए मजबूर कर सकती है कि साहब यहां से अब आपको रेट बढ़ाने पड़ सकते हैं। बिल्कुल, आरबीआई के आगे बड़े चैलेंजेस जो है फिलहाल वो देखने को मिल रहे हैं। अच्छा परवीन सर, पिछले साल फरवरी से अगर बात करें, फरवरी 2025 से, और हमने 6.5% से 5.25% पर रेपो रेट आते हुए देखा है, रेपो रेट में कटौती होते हुए देखी है। अब आगे आ रहा है फेस्टिव सीजन, ऊपर से बढ़ रहा है महंगाई का खतरा, तो आम लोगों की जेब पर मतलब कि प्रहार होने वाला है इस बार। नहीं देखिए, अब इसमें जो आप बात कर रहे हैं कि फेस्टिव सीजन, क्या अक्टूबर की मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई रेट बढ़ाएगा? मुझे लगता है कि संभवतः एक बार और आरबीआई यहां पर स्टेटस को रखेगा कम से कम। ओके। और उसकी वजह यह है कि जब आपके अगस्त के कह रहा हूं मैं, जब आपके इसके नंबर आएंगे, आपके जो फर्स्ट क्वार्टर के ग्रोथ के जब नंबर आएंगे, अपने जीडीपी के नंबर आएंगे, माना यह जा रहा है कि जीडीपी के नंबर स्ट्रॉन्ग रहने की यहाँ पर उम्मीद है। अब उसमें और दूसरी बात यह है कि जो बुआई का जो रकबा है उसमें ऑयल सीड्स की बुआई ठीक ठाक दिखाई दी है जी। अभी भी जो कमी भी जो दिखाई दे रही है लगभग 18 लाख हेक्टेयर की, उम्मीद ये की जा रही है कि जो मॉनसून सीजन में ये बुआई का जो रकबा है या खरीफ सीजन की बुआई का रकबा ये फुलफिल हो सकता है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। तीसरी पॉजिटिव चीज़ ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो सीजफायर है ईरान और अमेरिका का, वो हो सकता है टिके, हो सकता है दोनों देशों के बीच बातचीत हो और क्रूड की सप्लाई सुनिश्चित हो। इन फैक्टर को देखते हुए हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो अक्टूबर की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वहाँ रेट में बढ़ोतरी न हो, और अगर ऐसा हुआ तो फेस्टिव सीजन में कम से कम कर्ज तब तक महंगा नहीं होगा। उसके बाद हो सकता है दिसंबर की जो मीट होगी एमपीसी की, उसमें शायद रेट को बढ़ाया जाए। बिल्कुल। लेकिन अब जब हम लोन की बात कर रहे हैं तो कर्ज धारकों को या बोरोवर्स को एक झटका अगले साल जरूर लग सकता है, 1 अप्रैल 2027 से। ओके, मैं जी बताइए प्लीज। उसमें आरबीआई दरअसल एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस लेकर आना चाह रहा है, जिसके लिए 11 सितंबर 2026 तक का एक वक्त दिया गया है। जो तमाम जो स्टेक होल्डर हैं या आम लोग हैं वो उस पर अपनी राय दे सकते हैं। इस ड्राफ्ट गाइडलाइंस के जरिए आरबीआई ये चाहता है कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी में रेट्स के साथ बदलाव होते हैं, बैंक अपने बोरोवर्स को उसका तत्काल फायदा दे, यानी 3 महीने के भीतर ये रेट ट्रांसमिट हो जाने चाहिए बोरोवर्स के पास। बिल्कुल। और फ्लोटिंग रेट के जो रेपो रेट के साथ लिंक हैं या जिनको फ्लोटिंग रेट के लोन आप कहिए, उनके साथ ही जुड़ा हुआ मामला है। इसका मतलब यह है कि कार लोन या आप अगर पर्सनल लोन देखेंगे वो ज़्यादातर फिक्स्ड लोन वाले प्रोडक्ट होते हैं। सबसे बड़ा असर इसका पड़ेगा होम लोन पर, क्योंकि ये सारे लोन
मतलब ज़्यादातर लोन फ्लोटिंग रेट पर होते हैं, बड़े टिकट साइज के लोन होते हैं। ऐसे में अगर अगले साल से रेट के बढ़ने का सिलसिला शुरू होता है या इस साल के आखिर से और आरबीआई की गाइडलाइंस लागू होती हैं, तो आप ये मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2027 से जैसे ही रेट हाइक होंगे, जो बोरोवर्स हैं उनकी ईएमआई में तत्काल बढ़ोतरी का रास्ता साफ होगा। बिल्कुल। अभी के सिस्टम के मुताबिक तो सर फिर भी थोड़ा सा बैंक जो है खींच लेते हैं टाइम। अभी आमतौर पर बैंक इस चीज को करते हैं कि जब आपका रेट डाउन हुआ तो बैंक ने टाइम लगा दिया, 6 महीने बाद आपका रेट कट किया, और जब बढ़ा तो तुरंत बढ़ाने में कई बार बैंक जो है वो ज्यादा तत्परता दिखाते, कई बार नहीं भी दिखाते। कई बार उसमें हालात इस तरह से मैटर करते हैं कि आपको कितना जो है डिपॉजिट और क्रेडिट की किस तरह के सिनेरियो है उसको देखते हुए बैंक फैसला लेते हैं। लेकिन इस नियम के आने के बाद 3 महीने के भीतर बैंकों को लोन के रेट को ट्रांसमिट आपको जो ग्राहकों को करना पड़ेगा। चलिए प्रवीण सर, अगर ये रेट कट का दौर हम मान के चलेंगे खत्म होगा, अगर अक्टूबर में नहीं भी होता, उसके आगे रेट कट जो है नहीं होंगे, रेट अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, देखिए अब रेट कट का दौर आप ये मानकर चलिए कि एक तरह से खत्म हो गया है। अब रेट में कटौती कम से कम आप नहीं देखेंगे अगले कुछ वक्त तक, हो सकता है अगले 1 आध साल ब्याज दरें कम ना हो। बिल्कुल। तो सर फिर जो लोग फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं या जिनके पास गोल्ड है या कोई इन्वेस्टमेंट है, उस पर कैसा असर होगा इसका? नहीं देखिए, जो लोग एफडी करना चाह रहे हैं अभी या आगे के वक्त के लिए सोच रहे हैं, अभी भी बैंक अपने फिक्स्ड जो डिपॉजिट हैं उस पर अच्छे रेट दे रहे हैं। इसकी वजह यह है कि बैंकों के पास डिपॉजिट को जुटाने का एक संकट है। आने वाले वक्त में अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बैंक ज़्यादा तेजी से फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर रेट्स को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल।